हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14, 15 और 16 कवर करेंगे। अभी हम लोग असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पहला असेंशियल पढ़ रहे हैं जहाँ पे बोला गया है कि पार्टीज़ का जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉम्पिटेंट पार्टी कौन सी होती है और माइनर के एग्रीमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है, नेचर क्या होता है, रैटिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, स्टॉपेल लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, जो सब हम लोगों ने केस लॉस के साथ कवर किया, फ्लो चार्ट देखा है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोगों ने डिवाइड किया कि वॉइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वैलिड एसेंशियल्स कौन से होते हैं और केस लॉस भी पढ़े थे। आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 14, 15 एंड 16। ये सेक्शन आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट की, स्वतंत्र सहमति की। एक करार को संविदा बनने के लिए जो पार्टीज़ होते हैं ना, उनकी फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेक्शन 14 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 14 डिफाइन करता है फ्री कंसेंट को। फ्री कंसेंट द कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय coercion as defined under section 15, undue influence as defined under section 16, fraud as defined under the section 17, misrepresentation as defined under the section 18 and mistake 20, 21 and 22। तो जब किसी की सहमति कोएरिजन की वजह से नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं है, फ्रॉड की वजह से नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से नहीं है और मिस्टेक की वजह से नहीं है, मतलब किसी की सहमति पर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं है, तब वो सहमति स्वतंत्र सहमति कहलाती है, फ्री कंसेंट कहलाती है। ठीक है। अ कंसेंट इज said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud or misrepresentation or mistake। ठीक है, तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ये सारे एलिमेंट्स जो है कोएरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन सेक्शन है, सेक्शन 15। सेक्शन 14 भी इम्पॉर्टेंट है, प्री में पूछा जाता है कंसेंट कहाँ डिफाइन है। तो आपका कंसेंट देखिए सेक्शन 13 में डिफाइन है, जो हमने पढ़ लिया था। फ्री कंसेंट कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 14 में दिया है। अब हम आज पढ़ेंगे कि कोएरिजन क्या होता है। देखिए, कोएरिजन इज़ द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय IPC और unlawful detaining, threatening to detain any property, to prejudice any person whatever with the intention of causing any person to enter into a agreement। coercion का मतलब है कि कोई अपराध, कोई ऐसा एक्ट या फिर कोई ऐसा एक्ट जिसको लॉ IPC अब BNS हो गया है तो मना करता है, फॉरबिड करता है। ठीक है, तो कोई ऐसा कार्य है जिसको आपका लॉ IPC मना कर रहा है, फॉरबिड कर रहा है, वो करना या फिर वो करने की धमकी देना, या फिर अनलॉफुल डिटेंशन करना, किसी को कैद करना अनलॉफुली, या फिर धमकी देना डिटेन करने की, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की धमकी देना या फिर डिटेन करना। तो ये सब क्या होगा, ये कोएरिजन में आएगा। जैसे एक केस है बहुत इम्पॉर्टेंट, अभी इसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को धमकी दे रहा था कि वो सुसाइड कर लेगा, नहीं तो तुम ये एग्रीमेंट पे साइन कर दो। तो ये क्या हो गया, ये धमकी दे रहा है क्या करने की, कोई ऐसा एक्ट जिसको लॉ मना कर रहा है, सुसाइड करना मना है, वो लॉ मना कर रहा है, वो धमकी दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोएरिजन हो जाएगा। तो किसी को डराना, धमकाना ऐसे एक्ट से जो कि अपराध है, तो वो क्या है, कोएरिजन है। और जब किसी को डरा धमका के सहमति ली गई है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं होती है और आपको संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति की ज़रूरत होती है।
केस का नाम है चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम शशम्मा, 1918 का केस है। ये आपका प्री में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इस केस में भी यही हुआ था कि एक पर्सन था, वो कह रहा था कि वो सुसाइड कर लेगा या फिर आप इसको क्या करो, एग्रीमेंट करो। तो ये जो थ्रेट दिया जा रहा है ना, ये कोरिजन है। तो किसी को डरा धमका कर किसी की सहमति ले लेना, ये क्या हो जाएगा, ये कोरिजन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन कहता है इट इज़ इमटेरियल वेदर आईपीसी इज़ और इज़ नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोरिजन इज़ एम्प्लॉयड। तो जहाँ पर कोरिजन का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर आईपीसी लागू है या फिर नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका एक्सप्लेनेशन बोलता है। यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोरिजन जहाँ पर भी अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन वो वहाँ पर आईपीसी लागू है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 16, जो बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन subsisting between the parties are such that one of the party is in the position to dominate the will of the other and uses that position to obtain unfair advantage over the other। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि जब कोई एक पार्टी इस पोजीशन में है, ठीक है, इस पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी की विल को, इच्छा को डोमिनेट कर सकती है और उससे अनफेयर एडवांटेज ले सकती है, तो वो क्या है। और अगर ऐसा करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो क्या कहेंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट को अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया गया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा कोई पुलिस वाला डोमिनेट कर सकता है विल को, कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो ऐसी अथॉरिटी रखता है, ऐसी पावर रखता है कि वो दूसरे से अपनी मन की बात मनवा सकता है। ठीक है, दूसरे की विल को, दूसरे की इच्छा को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा कोई कर सकता है और फिर वो उससे क्या कर सकता है, अनफेयर एडवांटेज ले सकता है। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, संविदा की जाती है, तो वो क्या होगा, उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया गया है, ये कहा जाएगा। कोरिजन में क्या था, डराया धमकाया जा रहा था। ज़रूरी नहीं था जो व्यक्ति धमकी दे रहा है वो ऐसी पोजीशन में हो कि वो दूसरे की विल को क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। कोई रिलेशन सबसिस्ट कर रहा हो उनके बीच में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे क्या है, दो पार्टीज़ के बीच में रिलेशन सबसिस्ट कर रहा है, रिलेशन है ऐसा कि एक व्यक्ति दूसरे पार्टी की विल को डोमिनेट कर सकता है, जैसे कि पेरेंट्स कर सकते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर कर सकता है, जैसे लैंडलॉर्ड कर सकता है। लैंडलॉर्ड कैसे कर सकता है, जो उसका टेनेंट है उसको, उसने बहुत सारा कर्जा दिया हुआ है, वो मतलब उसकी विल को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसी पोजीशन में अगर कोई है, उसके बाद वो किसी के साथ एग्रीमेंट करता है, तो वो क्या हो रहा है, वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसका सबसेक्शन 2 कहता है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रिंसिपल्स अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द another where he hold a real or apparent authority over the other or where he stand in a fiduciary relation over the other। तो कब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की इच्छा को, विल को डोमिनेट कर सकता है, जब वो दूसरे व्यक्ति पे रियल और एपरेंट अथॉरिटी रखता है, या फिर वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है दूसरे व्यक्ति के साथ, ट्रस्ट की रिलेशनशिप में है। जैसे ट्रस्ट एडवोकेट और क्लाइंट होते हैं, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर डोमिनेट कर सकता है अपने पेशेंट की विल को, ट्रस्ट का रिलेशन है वहाँ पर। अच्छा, यहीं पर एक प्री का क्वेश्चन बनता है, क्या शॉपकीपर कस्टमर का कर सकता है, तो नहीं कर सकता है। एक प्री का क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तो वहाँ पे नहीं हो सकता है। बी कहता है, बी क्लॉज कहता है वेयर ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय द रीज़न ऑफ एज, इलनेस, मेंटल और बॉडली डिस्ट्रेस। तो दूसरे व्यक्ति की विल को डोमिनेट कब किया जा सकता है, जब वो
टेम्परेली या परमानेंटली क्या है, उसकी मेंटल कैपेसिटी सही नहीं है ना, तब दूसरे की इच्छा को डोमिनेट किया जा सकता है। या तो उसकी एज बहुत कम है या फिर वो काफ़ी बुज़ुर्ग है तो उसकी विल को डोमिनेट किया जा सकता है। या फिर वो बहुत बीमार है, मेंटली बॉडीली डिस्ट्रेस में है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन में है तब भी दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सकता है ना। उसके बाद है सबसेक्शन 3 जो बोलता है वेयर अ पर्सन हु इज़ इन द पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम and the transaction appear on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable. The burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person who is in the position to dominate the will of the another. यहाँ से भी प्री का क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला जा रहा है कि जब ऐसा अपीयर हो रहा है, क्या अपीयर हो रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की विल को डोमिनेट किया गया है और एक व्यक्ति ऐसी पोजीशन में भी है जो दूसरे व्यक्ति की विल को डोमिनेट कर सकता है, तो जो व्यक्ति पोजीशन में है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा कि वो प्रूफ करे कि उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करा है। मतलब जो व्यक्ति है, जैसे डॉक्टर और क्लाइंट है, तो डोमिनेट करने की पोजीशन में कौन है, डॉक्टर है। डॉक्टर अपने पेशेंट की विल को क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, उसको बता सकता है अरे तुम तो मरने वाले हो और तुम क्या करो अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दो और तुम मर जाओगे बहुत जल्दी, या फिर ये ऑपरेशन करवा लो तभी तुम बच पाओगे। तो ऐसे डोमिनेट करता है उसकी विल को। तो पोजीशन में कौन है, डॉक्टर है। तो अब डॉक्टर के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूफ करे कि उसने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करा है और उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया है। यही बोलता है आपका सबसेक्शन 3। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, जो पोजीशन में है डोमिनेट करने की, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।